नमस्कार साथियों, मैं जुवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था यहाँ पर जो हमारे आयनिक यौगिक क्या होते हैं, आयनिक बंध क्या होता है और उसको प्रभावित करने वाले कारकों को यहाँ पर देखा था। अब हम इस वीडियो में यहाँ पर ये समझेंगे, यानी इस कक्षा में हम यहाँ पर ये समझाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं यानी विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजक या आयनिक यौगिकों के गुण, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं उनमें कौन कौन सी क्वालिटी या कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, यानी उनकी अवस्थाएं क्या होती है, विद्युत के चालक होते हैं या नहीं होते हैं, उनमें जो विलेयता होती है या नहीं होती है, तो सभी गुणों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजी यौगिक होते हैं उनके जो भौतिक गुण कैसे होते हैं। तो पहला देखेंगे हम यहाँ पर, पहले जो पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा इनके फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था। यहाँ पर दिया है भौतिक अवस्था। देखिए जो हमारा आयनिक यौगिक होते हैं यानी जिस प्रकार से Na और ये Cl, यानी इसमें जो इनके रचक घटक होते हैं वो रचक घटक आयन से होते हैं, यानी ये क्रिस्टली ठोस अवस्था में होते हैं क्योंकि इनके जो रचक घटक होते हैं वो आयन होते हैं, यानी ये एक निश्चित ज्यामिति में रहते हैं क्योंकि इनका एक निश्चित क्रम होता है, यानी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस अवस्था में इनके जो रचक घटक जो आयन से होंगे ये एक व्यवस्थित यानी एक निश्चित ज्यामिति को प्रदर्शित करते हैं। तो इसी कारण से जो आयनिक यौगिक होते हैं वो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनकी जो ज्यामिति होती है यानी इनमें यहाँ लिख लेंगे, इनमें जो आयन होते हैं आयन एक निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं और ये होते हैं और ये एक निश्चित आकृति को प्रदर्शित करते हैं, यानी ये क्रिस्टली ठोस अवस्था में होते हैं, क्रिस्टली ठोस अवस्था में होते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं यानी जो हमारे विद्युत संयोजक या आयनिक जो यौगिक होते हैं वो सॉलिड अवस्था में होते हैं क्योंकि इनके जो प्लस और माइनस होते हैं एक व्यवस्थित क्रम में यानी एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो इनकी जो अवस्था होती है वो ठोस अवस्था होती है। इसी के बाद में हम देखते हैं सेकंड जो पॉइंट रहेगा इनके गलनांक यानी क्वथनांक, यानी इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं। तो देखिए इनके जो गलनांक और क्वथनांक क्या होंगे, यहाँ पर उच्च होंगे क्योंकि इनमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। तो इस कारण से ये क्या होता है, इनके गलनांक का क्वथनांक यहाँ पर काफ़ी ऊंचे होते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो है इनके गलनांक व क्वथनांक, यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पर एक शब्द दिया है हमारा गलनांक और ये है हमारा क्वथनांक। तो जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी वहाँ ताप जिस ताप पर कोई ठोस पिघलना स्टार्ट करता है, यानी जो ठोस से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, उसी ताप को क्या कहा जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है, यानी गलनांक कहा जाता है। तो यानी किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड से लिक्विड अवस्था में चेंज होगा तो उसी ताप को कौन सा ताप कहा जाएगा, उसका गलनांक कहा जाता है। इसी के बाद में आता है हमारा वो होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। यानी क्वथनांक क्या होगा, तो जो क्वथनांक होता है तो वहाँ ताप जिस ताप पर कोई द्रव गैस में चेंज हो जाए, यानी जल वाष्प, जैसे जल को हम गर्म करते हैं तो जो हमारा जल होता है वाटर, ये पहले बर्फ़ में था, तो ये जो बर्फ़ में होता है यानी ये बर्फ़ से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ये पिघलना स्टार्ट कर देता है। इसी के बाद में यदि हम जल को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल वाष्प में चेंज हो जाता है। तो इसी ताप को जिस ताप पर कोई द्रव यानी कोई लिक्विड गैस अवस्था में यानी गैसीय अवस्था को प्राप्त करता है यानी उबलने लगता है, उसी ताप को कौन सा ताप कहा जाता है, उसका
क्वथनांक कहा जाता है। या फिर हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वहाँ ताप जिस ताप पर किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। यदि उस दाब के बराबर दाब हो जाता है तो वो द्रव क्या होने लगता है, उबलना प्रारंभ कर देता है। तो उसी ताप को उस द्रव का क्या कहा जाता है, क्वथनांक कहा जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं इनके मध्य में प्रबल आकर्षण बल यानी विद्युत आकर्षण बल होता है, क्योंकि इनके जो चार्ज होता है वो होता है प्लस और माइनस। तो ये इनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है और ये ठोस में होते हैं। इस कारण इनके गलनांक व क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ऊंच होते हैं। यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक ऊंच होते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक काफ़ी ऊंच होते हैं क्योंकि इन पर विपरीत आकर्षण बल होता है, यानी विपरीत आयन भी होता है क्योंकि प्लस और माइनस होगा तो इसमें प्रबल विद्युत आकर्षण बल होगा और ये सॉलिड अवस्था में होंगे तो इनमें ये क्या होंगे, इनके गलनांक और क्वथनांक भी काफ़ी ऊंच होते हैं। इसी के बाद में हम देखते हैं थर्ड जो दिया है हमारा वो है हमारा विलेयता। ये जो हेडिंग है यानी विलेयता कहते किसे हैं, तो विलेयता यानी देखिए ये हमारे पास में है एक विलयन है और इसमें एक पदार्थ जिसको घोला जाता है वह कहलाता हमारा विलेय और जिसमें घोला जाता है वो कहलाता हमारा विलायक। यदि किसी विलेय को इस विलायक के अंदर मिक्स किया जाए तो विलयन बन जाएगा। यदि वो इस विलायक के अंदर घुल जाता है विलेय तो इस विलयन में इस विलेय की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। यानी जैसे मैं नमक को घोलता हूँ, शक्कर को घोलता हूँ तो ये बहुत आसानी से क्या हो जाती हैं, जल में घुल जाती हैं। तो हम देखेंगे कि विलेयता यानी जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं इनकी विलेयता क्या होती है। तो आपको बता दें कि ये क्या होते हैं, ये ध्रुवी विलायक यानी जल होता है हमारा, उसमें विलेय होते हैं क्योंकि इनके मध्य विद्युत आकर्षण बल जो बंध होता है, बंध को आसानी से तोड़ देता है। कौन तोड़ देते हैं, जो हमारा विलायक है। विलायक इन आसानी से इसके जो मध्य में जो बंध बना है उसको आसानी से तोड़ देता है। तो ये जल में यानी ध्रुवीय विलायकों में ये क्या होते हैं, ये विलय होते हैं। किंतु ये अध्रुवी विलायक या विलायकों में अविलय होते हैं। जैसे हमारे जो अध्रुवी विलायक यानी कार्बनिक जो विलायक होते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास में है बेंजीन यानी इसका सूत्र होता है C6H6 और एक होता है हमारा CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो विलायक होते हैं कार्बनिक विलायक, इनमें ये अविलय होते हैं, इनमें ये घुलते नहीं हैं। इसी के बाद में हम जो थर्ड वाला जो दिया है इसका ऑप्शन यानी फोर्थ वाला, क्योंकि ये थर्ड हो चुके थे, तो पहला है भौतिक अवस्था, गलनांक, क्वथनांक, विलेयता और जो चौथा रहेगा वो रहेगी इनका विद्युतीय गुण यानी चालकता। तो देखिए जो आयनिक यौगिक होते हैं या विद्युत संयोजक यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं, इनमें जो सॉलिड अवस्था होती है वहाँ पर ये विद्युत के कुचालक होंगे, किंतु गलित अवस्था में जब इन्हें किसी जल में घोल दिया जाता है तो ये विद्युत के अच्छे चालक बन जाते हैं, क्योंकि इनमें आयन से होते हैं और आयन विद्युत के क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। तो
ये गलित अवस्था में विद्युत के चालक या इसको कहते हैं हम सुचालक होते हैं किंतु ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं यानी इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे जो नमक होता है, साल्ट होता है, सॉलिड अवस्था में उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसी के बाद में जो हम अगला देखेंगे यहाँ पर, तो इनको जब तक आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा और इसके बाद यहाँ पर 5th वाला जो पॉइंट रहेगा 5वें, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। वो रहेगा हमारा इनकी अदिशात्मक गुण। आप इनको नोट करते जाएंगे और आप इनको कॉपी में नोट भी कर लेंगे और वीडियो को यहाँ पर रोक कर नोट कर लेंगे। चलिए, जो हमारे 5th वाला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा अदिशात्मक गुण। यानी विद्युत जो संयोजी यौगिक होते हैं या आयनिक यौगिक होते हैं, इनके वे दिशात्मक गुण कौन से होते हैं। तो देखिए, जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं, प्रत्येक जो आयन होता है वो एक विपरीत आयन से चारों ओर से घिरा होता है। तो इनकी कोई दिशा निश्चित नहीं होती है, यानी ये किसी भी दिशा में मूवमेंट कर सकते हैं या घूम सकते हैं। तो ये अदिशात्मक होते हैं, अदिशात्मक होते हैं क्योंकि इनके रचक घटक आयन या प्रत्येक आयन अपने से विपरीत आयन से घिरा रहता है। इसलिए ये अदिशात्मक होते हैं। यानी अगर हम देखें, मान लीजिए जैसे ये संरचना हमने कल भी बताई थी आपको कि इस प्रकार से ये संरचना है, तो इसमें जो होता है ये हमारा NaCl की घनी संरचना होती है और इसमें ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस तो ये माइनस और ये प्लस तो ये रहेगा हमारा माइनस और ये माइनस है, ये माइनस और ये तो रहेगा हमारा प्लस। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये प्रत्येक जो आयन होता है अपने से एक विपरीत आयन के से घिरा होता है। तो इनकी जो दिशाएं होती है वो अनिश्चित होती है, यानी इनकी दिशाएं निश्चित नहीं होती हैं। तो ये हमारा रहेगा, यानी ये कैसे होते हैं, अदिशात्मक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसी के बाद में यहाँ पर 6 वाला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हमारा आयनिक क्रिया। इनमें आयनिक क्रियाएं होती है या नहीं होती हैं। तो चलिए, यहाँ पर 6 वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा आयनिक क्रिया। 6 वाला है हमारा आयनिक क्रिया, यानी विद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिकों में आयनिक क्रियाएं संपन्न होती है, लेकिन सॉलिड अवस्था में नहीं होती है। ये जब गलित अवस्था में होती हैं तो इनके मध्य में आयनिक जो क्रियाएं होगी वो होगी। यानी किस प्रकार से होगी, यदि मैं NaCl को सिल्वर नाइट्रेट के अंदर यहाँ पर घोल देता हूँ तो यहाँ पर AgCl का यहाँ पर एक अवक्षेप के रूप में बन जाएगा और बहुत फास्टली इनके अंदर आयनिक क्रियाएँ संपन्न हो जाएगी। ऐसी आयनिक क्रियाओं में इनके द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है, जिसमें आयनों का एक्सचेंज होता है। तो हम देखेंगे, यदि मैं सिल्वर, ये दिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसी को इसमें मैं NaCl को मिक्स करता हूँ, तो देखिए इसकी +1 होती है और इसकी -1 होती है। ये +1 में होता है और ये -1 में होता है। तो
तो इनके बीच में एक आयनिक क्रियाएं संपन्न हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है? तो इसका जो माइनस होता है वो प्लस के पास में, और इसका जो माइनस होता है वो प्लस के पास में हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा अवक्षेप वो बन जाएगा हमारा AgCl, और यहाँ पर जो बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो अवक्षेप के रूप में हमें प्राप्त होगा वो होगा हमें अवक्षेप के रूप में, तो ये प्राप्त हो जाता है हमें सिल्वर क्लोराइड। तो ये एक अवक्षेप के रूप में हो जाता है, यानी इनके मध्य में, लेकिन ये ठोस अवस्था में कोई भी आयनिक क्रियाएं नहीं करते हैं। जब इन्हें ये कौन सी अवस्था में करते हैं? तो गलित अवस्था में आयनिक यौगिकों में आयनिक क्रिया होती है, किंतु ठोस अवस्था में इनमें कोई क्रिया नहीं होती है। यानी जो हमारे आयनिक यौगिक होते हैं इनको हम कभी यदि गलित अवस्था में करते हैं तो ही इनके बीच में आयनिक क्रियाएं संपन्न होती है। तो ये थे हमारे आयनिक यौगिकों के गुण, यानी विद्युत सहयोजी जो यौगिक हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या क्वालिटीज़ होते हैं, यानी इनके गुण को हमने यहाँ पर देखा था। अब हम यहाँ पर इससे अगले जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में देखेंगे एक ये था हमारा आयनिक बंध, यानी आयनिक बंध और आयनिक यौगिक। इसी के बाद में हम देखेंगे सहसंयोजक यौगिक, यानी सहसंयोजक बंध, और फिर उनसे बनने वाले जो यौगिक रहेंगे उन्हें कहा जाता है सहसंयोजक यौगिक कहा जाएगा। तो इससे अगले वाले वीडियो में हम उसको समझाएंगे आपको। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।